हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल के अंदर। और आज मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आई एश्योर यू कि एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं जो आपको डिस्कस कराने जाऊंगी इस चैप्टर के अंदर वो क्या क्या रहेगा, पहले हम आपको जो बता देते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर तिशानी दोषी। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन थिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये आर्टिकल है, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, चैप्टर नहीं होता है, लेसन होता है, लेकिन इट्स एन आर्टिकल। ये एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अंदर व्हाट इज़ द मेन थीम, इसमें जो तिशानी दोषी है उसने मेन थीम क्या बताई है, दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। उसके बाद में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एट द एंड ऑफ द लेसन आई विल डिस्कस। एज यू नो वेरी वेल, जैसे कि आप सभी को पता है, CBSE has already informed us that this year 40% MCQ question will be asked, competency based question will be asked, case based study will be asked. So I know that point of area, अगर हम उस certain area को देखें तो this topic, this article is very important because question can be asked from here. This lesson is based on what? Global warming. First of all, let me explain about Tishani Doshi born on December 9, 1975. बहुत टैलेंटेड बच्ची, बहुत टैलेंटेड ऑथर। शी इज इंडियन ऑथर एंड पोइट। शी वन फर्स्ट प्राइज इन हर डेबू पोइट्री। और डेबू पोइट्री कौन सी थी? कंट्री ऑफ द बॉडी। उसके अंदर आपको क्या हुआ, 2006 के अंदर डेबू पोइट्री के अंदर ही जो है ना इसको फॉरवर्ड प्राइज से आका गया था। शी इज अ ट्रैवलॉग। शी इज इंडियन पोइट। शी इज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। शी इज अ डांसर ऑल्सो। शी बेस्ड फ्रॉम चेन्नई से बिलोंग करती है। इन 2007 जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था उस टाइम के ऊपर इस पोइट्री, इस ये लेसन को इंट्रोड्यूस किया गया था CBSE के अंदर। एंड एट द टाइम सी वो जो हार्डली 31 और 32 लाइक दिस, ये एज हो गया। आप कैलकुलेशन निकाला, नाउ से 47, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी एज क्या रही होगी। इस एज के अंदर मान लो CBSE के अंदर बुक का आना भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है अगर एक तरह से देखा जाए तो। हमारे पास जो टॉपिक है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की अगर हम स्टाइल की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है। एंड व्हाट इज इट? इट इज़ ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग क्या होता है? आपने देखा होगा ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग्स होते हैं, इन द सेम वे ट्रैवलॉग्स होते हैं। ट्रैवलॉग इज ए टर्म, इंग्लिश में एक टर्म होता है, जैसे रेनेशा पीरियड, एलिजाबेथ पीरियड, इसी तरह से ट्रैवलॉग इज ऑल्सो पीरियड। ट्रैवलॉग में क्या होता है? एडवेंचरस स्टोरीज काउंट होती हैं। तो यहाँ पर जो तिशानी दोषी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी और उस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उन्होंने, आप देखो सबसे बड़ी बात क्या थी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो एक मेजर इशू है इन प्रेजेंट एरा के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़बरदस्त एक बर्निंग इशू है। और उस इशू के अंदर क्या हो गया कि इस लेसन को इंक्लूड करा गया और इसमें ना लड़की ने, ये एक वेकअप कॉल है, दिस इज़ वेकअप कॉल। और इस पोइट ने एक वेकअप कॉल के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी है अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। और एज यू नो वेरी वेल 12th क्लास के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 5 स्टूडेंट उस क्लास के अंदर बहुत अच्छे भी बैठे होते हैं। और जैसे अगर मान लो हम साइंस वाले बच्चे की बात करें या फिर जिनका टारगेट होता है IPS UPS CS, तो ये बहुत उस तरह के बच्चे होते हैं जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में और करते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना है। तो इस लेसन के अंदर उसने क्या बताया, देखो जो मेन चीज़ बताई उसने क्या बताई कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था? गोंडवाना इज अ नेम ऑफ प्लेस, एक नेम ऑफ प्लेस था। और उसके अंदर क्या था? गोंडवाना एक जगह की नाम थी। और जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका और इंडिया वर द सेम पार्ट ऑफ अ सेम लैंड मास। अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंड मास के हिस्से थे। और उस टाइम के ऊपर हमारा जो आज का प्रेजेंट ग्लोब है जिसके अंदर एशिया, अंटार्कटिका, ये जो लिखे हुए, ये अमेरिका, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये सब नहीं था उस टाइम के ऊपर। और उस टाइम के ऊपर मैमल्स भी नहीं थे, किसका शासन चलता था? डायनासोर्स का। डायनासोर्स उस टाइम के ऊपर थे।
तो ये गोंडवाना जो ना ये, और उस टाइम के ऊपर जो क्लाइमेटिक जो सिचुएशन थी दैट वाज ऑल्सो वार्म। आज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी बहुत ज़्यादा गर्म थी। और ये जो राइटर है, ये राइटर हमें क्या बता रही है अपने ट्रैवलों के थ्रू और अपने एडवेंचरस जर्नी के थ्रू कि हमने कहाँ जाना था। ये देखो टाइटल दे रहा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अंटार्कटिका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इन्हें जाना था कहाँ पर, अंटार्कटिका को। सोकाल्स्काई एक एकेडमिक प्लान है, रशियन वेसल है, और वो एवरी ईयर क्या करता था, अपने साथ में सेलिब्रिटीज़ को और ऑथर्स को अपने साथ लेके जाता। और वो क्या करता था, एवरी ईयर इन लोगों को लेके जाता और उन्हें वहाँ पर दिखाता कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो आते और वापस चले जाते। बट दिस ईयर इन्होंने क्या करा था, एक प्रोग्राम चला स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन। स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन एक प्रोग्राम चला, और उस प्रोग्राम के तहत इन लोगों ने क्या डिसाइड करा है कि दिस ईयर क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स को लेकर के चलेंगे, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, दे हैव मोर एनर्जी, they have more power to absorb, to learn and to implement it. So they decided कि हम अपने साथ किसको लेकर के चलेंगे, हम अपने साथ लेकर के चलेंगे स्टूडेंट्स को। तो जो हमारी लेसन की बिगिनिंग होती है, जो चैप्टर की बिगिनिंग होती है, आर्टिकल की जो बिगिनिंग होती है, वो कहाँ से शुरू होती है। पहले जो राइटर है वो बताती है कि 100 आवर्स की मैंने जर्नी क्रॉस करी, शिप से करी, एरोप्लेन से करी, कार से करी, बाय बस करी, ट्रेन करी, पूरी जर्नी कर करके। और जो अंटार्कटिका है वो कूलेस्ट, ड्राइएस्ट, आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। सबसे ड्राइएस्ट, सबसे कूलेस्ट और सबसे क्या है, आइसोलेटेड। कहता जब आप वहाँ जाओगे ना तो आप देखोगे यार व्हाट इज़ दिस, सब कुछ देख करके आप हैरान रह जाओगे कि ऐसी सिचुएशन है इस आइलैंड की, सॉरी इस कॉन्टिनेंट की। और उसके बाद में जो, अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर तुम ये कहोगे इस चैप्टर की कोई बेसिक समरी है या लाइन टू लाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इसने क्या करा है, इंटीग्रेटेड जो पार्ट बनाए। पहले इन्होंने हमें अंटार्कटिका के बारे में बताया कि व्हाट इज़ अंटार्कटिका एक्चुअली, अंटार्कटिका कौन सी जगह है, अंटार्कटिका पहले कैसे था, 650 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका किस तरह की जगह थी। और इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही लैंड मास के पार्ट थे। धीरे धीरे जो चेंज होते चले गए, उस चेंज के बेस के ऊपर क्या क्या चेंजेज आए, वो ये राइटर हमें बता रहा है। उसके बाद में इसने क्या बता रहा है कि उस टाइम के ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी बहुत ज़्यादा गर्म थी, डायनासोर्स थे, धीरे धीरे डायनासोर्स वाइप्ड हुए, फ्लोरा एंड फूना बहुत ज़्यादा था। और जो मैमल्स का आना हुआ, मैमल्स जब आए तो और सिचुएशन चेंज हुई। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टडी करना चाहते हो तो अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस। अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह जहाँ आप जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी है। उसके बाद में अंटार्कटिका के बारे में क्या बता रहा है कि अंटार्कटिका में क्या था, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। और अगर आप अंटार्कटिका पर आप जा कर के देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, अलग अलग जो रॉक्स, क्योंकि आपने देखा होगा जो आज का हिमालय है वहाँ कहते हैं कि किसी टाइम पर टेथस ओशियन होता था। जो क्लाइमेटिक चेंजेज आते हैं, जैसे साइक्लोन आता है, आपका अर्थक्वेक आता है, तो इनसे जो चेंजेज होते हैं उससे। राइटर क्या थी, राइटर साउथ इंडियन होने की वजह से क्या हुआ, कहती है कि 90% जो एरिया है वहाँ पर चिलिंग कोल्ड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है। उस बर्फ़बारी को देख करके ना बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है कि यार इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है। और सन वर्शिपिंग के लिए तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है, जो सूरज भगवान की पूजा करते हैं वहाँ इतने इतने दिन तक सन दिखाई ना दे, कहता कोई भी कंप्लीट साइलेंस। वहाँ पर आप देखोगे तो कहता ना ह्यूमन बीइंग है, ना कोई बिलबोर्ड है, ना कुछ और चीज़ हैं, हालात बहुत बद से बदतर हैं वहाँ पे। उसके बाद एक तिशानी दोषी ने इसके साथ में हमें ये भी बताया कि जब आप वहाँ साइलेंटली बैठे रहेंगे ना तो बहुत सिचुएशन ऑकवर्ड लगेगी आपको। अचानक क्या होगा, जब आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी आइसबर्ग, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग बने हुए, आप शांति से बैठे रहेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आपको साउथ पोल, नॉर्थ पोल कहीं पर भी आप घूम नहीं सकते। और जो अंटार्कटिका है उससे 65 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इनका जो टीम थी, इनका जो ग्रुप था, ये वहीं पर रुक गए थे और वहाँ से सारी सिचुएशन को देख रहे थे। जब सिचुएशन को देख रहे थे तो कहता है कि साइलेंटली जो बड़े बड़े आइसबर्ग जब टूटते हैं ना, और जब आइस मेल्ट होती है तो बड़ा डर लगता है। और उस वक्त ये लगने लग जाता है कि हाँ, ह्यूमन बीइंग और वर्ल्ड के ऊपर वाकई में बहुत ज़्यादा खतरा है।
उसके बाद इसने एक बात और बताई कि जो ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है ना इस जियोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर, वो कुछ सेकंड का है। ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस कुछ सेकंड का है जियोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर, और वहाँ से कहते ह्यूमन बीइंग ने इतना रक्कस क्रिएट कर दिया ना, इतना गंद मचा के छोड़ दिया ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप ये देखो कि अगर बहुत ज़्यादा समय लग गया ना तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको पता है 11th क्लास के अंदर एक लेसन है सिल्क रोड, वहाँ पे कहते हैं 1900 के अंदर एक इकाई काउगाची एक कपल आया था, और उसने जब वहाँ पर हिमालय उसके ऊपर कैलाश पर्वत पे जब पवित्रता देखी थी ना नदी की, आंखों से उसके आंसू बहने लगे थे। वहीं पर आज की डेट में अगर आप कैलाश पे चले गए ना, इतना ज़्यादा गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वहाँ पर गंद फैलाना यही काम हो रखा है। अब क्या था इस लेसन में, क्या बताया कि जियोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस को कुछ समय हुआ, और इस कुछ समय के अंदर भी उन्होंने क्या कर दिया, इतना ज़्यादा रक्कस क्रिएट करा, इतना ज़्यादा गंद फैलाया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसने विलेज बनाए, विलेज के बाद उसने टाउन बनाए, टाउन के बाद उसने सिटी बनाई, और सिटी के बाद मेगा सिटी बनाई। और कहता है एक इतनी ज़बरदस्त कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर देना पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर कि समझ में भी नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। आपने देखा होगा जैसे हम दिल्ली वाले लोग हैं, हमने दिल्ली में लास्ट ईयर देखा होगा टच कर गया था 50 डिग्री टेम्परेचर को कुछ जगह, तो मतलब कितना एसी भी फेल हो रहा था, जहाँ एसी भी वर्क करना बंद कर दिया था। किसकी वजह से हो रहा था? ड्यू टू ह्यूमन बीइंग। और कहता है कि वाकई में ही एक ग्लोबल वार्मिंग आज का जो एक हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन बन गया है कि हाउ टू प्रोटेक्ट दिस एनवायरनमेंट, कि हमें इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें इस एनवायरनमेंट को, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की। और उसने ना कई क्वेश्चन राइज कर दिए कि अगर मान लो पहले के टाइम की तरह अगर अंटार्कटिका गर्म रहा, जैसे अंटार्कटिका पहले गर्म था, और ऐसा ही अगर दोबारा गर्म हो गया, क्योंकि अब तो वहाँ पर क्या है, चिलिंग आइसबर्ग बने हुए, बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़बारी हो रखी है, बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है। लेकिन अब अगर दोबारा गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, वो आइस जो है ना वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और 500,000 जो है ना वहाँ पर क्या हो रखा है कि उसकी जो आइसबर्ग की जो लेयर है ना, वहाँ पर फॉसिल फ्यूल, फ्लोरा फूना, वो सारी की सारी ट्रैप हो रखी। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर खतरा आ रखा है, वो मेजर खतरा क्या रखा है, एक पानी होगा, और दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन है। वाटर के अंडर जो आइस है, आइस के अंडर कहता है जो ट्रीज दब दब के कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो हमारे साथ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, वाटर की आएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की भी आएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम सब के लिए क्या होगी, हम सब के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हमें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है, कहता है जो क्लाइमेटिक चेंज और एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो एक बहुत हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ से हमें बचने के लिए बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है कि हम इसमें से कैसे बच सकते हैं। फिर इसने राइटर ने एक बात और बताई कि एवरी ईयर क्या हो रहा था, एवरी ईयर सेलिब्रिटीज़ को और एवरी ईयर जो रिटायर्ड पर्सन्स थे उनको ले जाते थे वहाँ पर, और वहाँ पर ले जाने के बाद में इनको एक्सपीरियंस कराते, एक्सपीरियंस कराने के बाद वापस लाते, ये लोग अपना एंजॉय करते, एंजॉय करके वापस आ जाते। लेकिन क्या हुआ, इसी के बीच में ही इन्होंने डिसाइड करा कि दिस ईयर वी विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स को ही हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। दे सेलेक्टेड द स्टूडेंट्स, और क्यों करेंगे, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, they have more energy, they have more power, they have more energy, they have more power, they have will to absorb it। इसको क्या है, अब्जॉर्व करने की पावर है, और सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंट करने की भी पावर है। दैट्स वाई। और उन्होंने मिशन बनाया कि हमें किसको लेके जाना है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अपने साथ में लेकर के जाना है, और उन्हीं को लेकर के हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये लोग अपना सारा का सारा प्रोग्राम बना रहे थे, और इस तरह से बच्चों को वहाँ पर लेकर के गए। फिर राइटर ने एक चीज़ और बताई, आपने देखा होगा 2008-9 के पास में, जैसे अगर दिल्ली मेट्रो थी, दिल्ली मेट्रो के अंदर भी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जगह जगह आपको पता है ओजोन लेयर हमारी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर एक ओजोन लेयर भी है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं अर्थ के ऊपर उनको स्टॉप कर देती है, और अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं दोज आर हार्मफुल रेजेस फॉर ह्यूमन बीइंग। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, आज की डेट के अंदर ना स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर भी आप पूछोगे
स्किन डिजीज में क्या होगा, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो जो पता है क्या होता है, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो उन लोगों को इम्पैक्ट करती है और इसी की वजह से उनको जो है ना स्किन डिजीज होती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ईचिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खाज खुजली, और वो लेते हैं दवाई, ट्रीटमेंट लेते हैं, तब तक ठीक है, लेकिन वो क्यों हो रहा है और अब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, वो किसकी वजह से, ओजोन लेयर। क्योंकि ओजोन लेयर में डिप्लीशन तो हो चुका है, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर और ज़्यादा डिप्लीशन हुआ तो इसका क्या मेजर इफेक्ट आ सकता है। और वो कहाँ आना था, सदर्न इंडियन ओशन के अंदर एक फाइकोप्लांटन प्लांट है जो क्या करता है, जो सदर्न इंडियन ओशन की पूरी जो फूड चेन है उसको सस्टेन किया हुआ है। अब इनका क्या मानना है कि अगर ओजोन लेयर के अंदर अगर और ज़्यादा डिप्लेशन हुआ तो उस डिप्लेशन के साथ में ही क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और जब इसके ऊपर इम्पैक्ट आया तो कहाँ दिक्कत आएगी, ओजोन लेयर के ऊपर। ओजोन लेयर अगर डिप्लीट और हो गई तो सीधा का साधा इम्पैक्ट करेगा फाइकोप्लांटन पे, और वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, वो एसिमिलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, जो सदर्न इंडियन ओशन की जो लाइफ है पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, हम लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, इसने क्या बोला है कि माना हर चीज़ बहुत लंबे समय के बाद की होता है, जो भी होता है, मान लो 650 मिलियन ईयर्स एगो ये था, उसके बाद हुआ, कई साल लग जाती है, बट फिर भी यहाँ पर राइटर ने एक ही बात बोली, टेक केयर ऑफ लिटल थिंग्स एंड बिग थिंग विल टेक प्लेस इटसेल्फ। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, और जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, वन डे वी विल गेट सक्सेस, हमें एक दिन हर हाल में सक्सेस मिलेगी। राइटर यहाँ पर एक मैसेज देना चाह रही है सभी स्टूडेंट्स को कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम जो है ना सारे दिन जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का करो, लेकिन जितने जितने स्टेप्स आपसे उठाए जा सकते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ तक आप अपने आप को कर सकते हैं आप वहाँ तक तो करिए एटलीस्ट। फिर क्या बता रही है राइटर, हमें इसके साथ साथ में एक चीज़ और बता रही है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, हम कहीं पर बाहर से रुक गए। इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट जो इसका लास्ट का पोर्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। और उस पोर्शन में राइटर ने हमें क्या बताया है कि किस तरह से मतलब कहता है कि धीरे धीरे हम लोगों को लगता है कि नहीं कुछ नहीं होना, क्या करना है हमें, ये एक आदमी के एफर्ट से क्या होगा, लेकिन ये फैक्ट है, अगर एक आदमी भी एफर्ट लगाता है तो वहाँ से भी एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी। तो उसने क्या बताया कि कई लोगों के एफर्ट से बहुत मेजर चेंज आता है, इसमें कोई दया नहीं रही, लेकिन आपकी छोटे छोटे जो एफर्ट्स है ना, छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे एफर्ट्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर राइटर ने हमें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है। ये एक वेकनिंग कॉल थी, वेकअप कॉल थी, किसके लिए, यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सबका है और इस टाइम के ऊपर हम सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशाना दोशी इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन एंड सो मैनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड आई अश्योर यू दैट एक जो क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू वांट टू नो द प्रेजेंट, past and future of the earth then Antarctica is the best place to go and study। ये क्वेश्चंस किसी भी रूप में आएगा, बट आएगा 101% ये क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें बता रहा है। देखो हम पास्ट में जाएंगे तो हमें ये पता लगेगा अंटार्कटिका की कंडीशन कैसी थी, प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट के अंदर इस वक्त क्या क्या है, आइसबर्ग बने हुए हैं। उसके बाद अगर आप 10 दिन चुपचाप वहाँ बैठ करके देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी जो आइस शीट मेल्ट होंगी वो अपने आप में हमें क्या बता देंगी कि भैया जिस दिन ये मेल्ट होगा इसके अंदर जो लेयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इसके साथ हुआ था, CO2 और H2 दोनों मिलकर ह्यूमन बीइंग का क्या करेंगे, बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो उसके बाद में और क्या बताया, फ्यूचर तो हमारा प्रेजेंट डिसाइड करता, आप प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में रहेंगे उसी सिचुएशन के अंदर हमारा फ्यूचर रहेगा। तो इसने क्या बताया है कि अगर आपको स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के बीच में भी इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमें क्या करना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखानी हैं, समझानी हैं, ठीक है, और बतानी हैं,
और इसके जो जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं बना करके, जो मेजर क्वेश्चंस रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट अगर लगे, यू कैन आस्क मी। एक बात के लिए और अश्योरिटी देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जुलाई के अंदर मुझे 20 ईयर्स हो जाएंगे पढ़ाते हुए। आज तक जो क्वेश्चन बताया ऐसा नहीं हुआ कि वो क्वेश्चन नहीं आए। सिर्फ मैं आर्टिकल की गारंटी नहीं देती, चाहे नोटिस राइटिंग है, चाहे लेटर राइटिंग है, एवरी क्वेश्चन विल बी ओवर देयर। सिर्फ फिगर चेंज हो सकता है, फिगर इन द सेंस नेम चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। होप आप सब लोगों को समझ में आएगा, और आपको जिसको भी समझ में आए प्लीज़ आप जो है ना कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।